कहानी के तत्वों में हम देखें तो हम बात कर रहे थे कथा वस्तु का विकास, कैसे आरंभ, उत्कर्ष और फिर अंत। आगे देखिए कि समष्टि प्रभाव या प्रभावान्विति, प्रभाव की अन्विति जो होती है कि कथानक का जो लक्ष्य होता है किसी भी कहानी का, उसकी कथा वस्तु प्रारंभ में विकसित होकर अंत में एक समष्टि प्रभाव की क्या करे, सृष्टि करे। अंत में जाकर को एक संपूर्ण जो है प्रभाव उसका होना ज़रूरी होता है कि जो श्रोता या पाठक है उसके पर उसका प्रभाव अवश्य होना चाहिए, अन्यथा वो कहानी निरुद्देश्य कहानी कहलाएगी। सारी घटनाएं सिमट कर अंत में, मतलब जो जो बातें शुरुआत में कहानी में प्रारंभ हुई हैं, किसी भी व्यक्ति की है या किसी परिवेश की है या किसी घटना विशेष को लेकर जो बात कही जा रही है, वो अंत में सिमट कर, मतलब उसमें समष्टि या समग्रता का भाव आकर के कहानी क्या होनी चाहिए, अंतिम रूप में पहुंचनी ज़रूरी हो जाती है। आगे देखिए, घटना का ऐक्य और संबंध निभा, मतलब कहानी जब अगर हम शुरू करते हैं तो ये नहीं कि कोई घटना कहाँ जा रही है, कोई घटना कहाँ जा रही है, उसमें एकान्विति का होना ज़रूरी होता है। देखिए आप कि कहानी में केवल एक ही घटना होनी चाहिए और उसका समाविष्ट घटनाओं में क्या होनी चाहिए, उसमें जो जो घटनाएं अगर कहानीकार रखता है तो वो घटनाएं जो होती हैं, छोटी छोटी घटनाएं या जो अलग अलग प्रकार की घटनाएं, वो एक दूसरे से क्या होना चाहिए, उनका संबंध होना या सामंजस्य होना ज़रूरी है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी ज़रूरी रहे, ये बहुत आवश्यक है। मतलब एक साथ 3 कथाएं एक कहानी में नहीं चल सकती घटनाएं। इसे ही एकता और अन्विति कहा जाता है। मतलब कहानी के विकास में कथानक में अन्विति का होना ज़रूरी है। प्रत्येक दशा में कहानीकार का जो है ध्यान इस बात की ओर विशेष रूप से रहता है कि कई घटनाओं की श्रृंखला, मतलब उसमें टूटन आए, घटनाओं की जो श्रृंखला है उसमें टूटन नहीं होना चाहिए, उसमें एकान्विति होनी चाहिए, उसमें समग्रता का भाव आना चाहिए, उसमें सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देनी चाहिए, अलग अलग घटनाएं नहीं। ऐसा नहीं होता कि एक कहानी है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की घटनाएं, तो उसके अंदर जो रुचि पैदा होती है या प्रभाव जो पैदा होना चाहिए वो प्रभाव आ नहीं पाता है। संबंध निर्वाह का अर्थ भी यही होता है, मतलब उसमें क्या होता है कि घटनाओं की श्रृंखला इस प्रकार से जुड़ी होनी चाहिए एक दूसरे से कि वो टूटन उसमें नहीं आनी चाहिए। अब आगे आप देखिए, कथानक का विकास की बात हम कर रहे थे, तात्विक समीक्षा हम कर रहे थे, उसमें प्रारंभ और अंत, पहले अपन ने देखा कथा वस्तु, फिर समग्र जो है प्रभाव, संबंध का निर्वाह मतलब घटना ऐक्य, एकान्विति। आगे अगर हम महत्वपूर्ण बात हम देखें तो उसके अंदर आप देखिए प्रारंभ और अंत। कोई भी जो उत्तम कहानी होती है वो प्रारंभ उसका आकर्षक होता है, जो बांधने में, पाठक को बांधने में समर्थ होता है, और अंत भी उसका प्रभावपूर्ण होना चाहिए। इस पर दोनों पर आधुनिक कहानियों में विशेष दिया जाता है। कैसे कि उत्तम कहानी का जो मानी जाती है उसमें प्रारंभ में इतना आकर्षण पैदा कर दिया जाता है कि पाठक अंत तक उसको पढ़े बिना नहीं रह पाता है। एक अंग्रेजी आलोचक के अनुसार कहानी घुड़दौड़ के समान है। द स्टोरी इज लाइक अ हॉर्स रेस। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रारंभ और अंत ही होता है। पहले कैसी होती, प्रारंभ अगर रुचिकर होगा, प्रारंभ यदि प्रभावी होगा, प्रारंभ में यदि पाठक में रुचि जागृत होती तो उसको वो पढ़े बिना नहीं रह पाता है, और यही महत्वपूर्ण होता है। उसमें आकर्षण पैदा होना जरूरी, आकर्षण होना जरूरी होता है। और आप देखिए प्रारंभ और अंत में भी अंत का भी अधिक महत्व है कि अंत कैसा हो, उत्सुकता उसमें बनी रहती है, उत्सुकता पाठक के मन में जागरूकता बनी रहती है कि भाई इस कहानी का अंत क्या होगा। मतलब आकर्षण तो पैदा हो गया है, लेकिन अंत में भी उत्सुकता बनी रहती है अंत के लिए कि वास्तव में जो कहानी प्रारंभ हुई है उसका अंत कैसा होगा। ये कहानी की जो है विशेषता है। कोई भी कहानी का अगर विकास होता है, कहानी की जब रचना होती है तो कथाकार को ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मध्य की उपेक्षा की जा सकती है, आरंभ का दौर्बल्य सहन किया जा सकता है, पर अंत बिगड़ा तो सब डूबा समझना चाहिए। ये किसके विचार है? डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा क्या कहते हैं कि आदि और अंत के तारतम्य में अंत को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि मूल भाव के परिपाक का वही केंद्र बिंदु होता है। अंत मतलब अंत सही होना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं कि आरंभ का दौर्बल्य सहन किया जा सकता है, पर अंत बिगड़ा तो सब कुछ डूबा, मतलब सब कुछ, मतलब कथा में वो चीज़ नहीं आ पाती है, वो उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाती, उतनी उत्कृष्ट वो रचना बन नहीं पाती है, ये इसका मतलब यहाँ पर है। और शीर्षक देखिए, शीर्षक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कहानी का, कि कहानी का शीर्षक कहानी की प्रतिपाद्य विषय, मूल भाव, विचार और कृतिकार की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों का परिचय होता है। मतलब जो भी शीर्षक रखा जाता है कहानी का, वो व्यक्तिगत उसकी रुचि, प्रवृत्तियाँ, कहानी का प्रतिपाद्य मतलब उद्देश्य को उद्घाटित करता है।
इस दृष्टि से शीर्षक के प्रमुख गुण हैं प्रतिपाद्य, बोधकता, आकर्षण, ये सब मतलब शीर्षक में होने जरूरी है, विषयानुकूलता। इसी दृष्टि से शीर्षक के प्रमुख गुण हैं प्रतिपाद्य, बोधकता, आकर्षण, विषयानुकूलता, निश्चय बोधकता। साथ ही शीर्षक से जिस प्रकार से तात्पर्य का बोध होता है उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी कहानी के अंग विशेष से संबंध अवश्य होना, मतलब कोई कहानी से वो जो शीर्षक जुड़ा अवश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहानियाँ कहाँ जा रही हैं और शीर्षक कौन सा है उसका कोई मतलब उसमें तारतम्य होना जरूरी है। जो मूल विचार कथाकार ने प्रस्तुत किया है कहानी में, तो कहीं ना कहीं वो शीर्षक से मेल अवश्य खाना चाहिए। दूसरे, शीर्षक और कहानी के प्रतिपाद्य का अन्योन्याश्रय संबंध होना चाहिए, एक दूसरे पर आश्रित होना चाहिए, है ना। अब आगे देखिए, पात्र और चरित्र का किस प्रकार के कहानी के अंदर लेने चाहिए, या किस प्रकार के पात्र और चरित्र चित्रण होने चाहिए जो कहानी को एक गति प्रदान करते हैं। कैसे कि कहानी में विषय का प्रतिपादन कुछ पात्रों के माध्यम से होता है। कहानीकार को इनके नामकरण और उनके रूप चित्रण के साथ चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन भी करना होता है, मतलब विषय के अनुरूप पात्र जो है गढ़े जाते हैं। वास्तव में कथा वस्तु और चरित्र कहानी की अन्योन्याश्रित रहते हैं, मतलब एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं। इस संबंध में मतलब कहा जा सकता है कि कहानी में चरित्र चित्रण स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक, यथार्थ और वास्तविक होना चाहिए। मतलब चरित्र चित्रण यदि किया जाता है वो स्वाभाविक होना चाहिए और उसके मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। उसके मन की जो विचार चल रहे हैं, मन में जो कुछ उथल पुथल मची है, मन में जो कुछ है उस सबको उद्घाटित उसके संवादों के माध्यम से पता लग जाना चाहिए। और आप देखिए, यदि कहानी की प्रेरणा का स्रोत कोई विशिष्ट घटना अथवा वातावरण होता है तो मानव चरित्र गौण रूप धारण कर लेता है। मतलब कोई घटना आधारित कोई कहानी होती है तो मानव का जो उसमें चरित्र है वो वहाँ पर गौण हो जाता है। फिर भी उस घटना और वातावरण को मुखर करने के लिए किसी भी कहानी का जब हम निर्माण करते हैं या कोई कथाकार उसका निर्माण करता है, तो जब पात्र चरित्र चित्रण की बात की जाती है तो ये मानव हमारे जीवन का हम जैसा प्राणी होना, यूँ नहीं कि कोई दूसरी दुनिया का प्राणी लगे, क्योंकि कहानी हमारे बीच की होती है। हमारी सामाजिक जो है घटनाक्रम जो होता है, जो आसपास परिवेश को हम देखते हैं या कहानीकार देखता है, अनुभूत करता है, संवेदना वहीं से उसकी जागृत होती है ना, उसकी अनुभूतियाँ वहीं जागृत होती है, तो वो वहीं का प्राणी हमें लगना चाहिए जो पात्र का निर्माण किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई अविशिष्ट वो दिखने लगे। एक बात यह भी है कि प्रत्येक पात्र या चरित्र में कोई ना कोई आकर्षण, एक प्रकार का बिंदु अवश्य रहता है, मतलब उसकी विशेषता, उसके व्यक्तित्व में विशेषता अवश्य होनी चाहिए जो हमें बांधने में सक्षम हो। और देखिए कि कहानीकार उस प्रकाश बिंदु को ग्रहण करता है। इसी बात को प्रकारांतर से इस प्रकार कहा जा सकता है कि देखिए कि कहानी जीवन को एक ऐसे बिंदु पर ग्रहण करती है जहाँ सृष्टि केंद्रित करने पर समस्त जीवन रेखा प्रकाशित हो उठती है। ऐसे जीवन बिंदु को वो ग्रहण करती है कि जहाँ केंद्रित करने पर समस्त जीवन जो है वहाँ पर जीवन रेखा उद्घाटित मत प्रकाशित, सारा जीवन समक्ष हमारे प्रस्तुत होता है। जैसे कहानी को पढ़ते कि वास्तव में किस बात पर, किस विषय को उठा करके ये कहानी सजी गई है या रचना इसकी की गई है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और चरित्र चित्रण में देखिए क्या बातें होनी चाहिए। स्वयं कहानीकार द्वारा वर्णों के माध्यम से चरित्र चित्रण, जिसे प्रत्यक्ष प्रणाली कहा जाता है। संकेतों के द्वारा कहानीकार चरित्र उद्घाटन करता है, ना कि सांकेतिक प्रणाली का आश्रय लेता है। पात्रों की पारस्परिक वार्तालाप द्वारा उसका चरित्र उद्घाटित होता है, संवाद द्वारा, जिसे नाटकीय प्रणाली भी कहा जाता है। मतलब ये सारी प्रणालियाँ कहानी में कहानीकार प्रयुक्त करता है। और घटना या कार्य व्यापार द्वारा, तो चरित्र विश्लेषण की 3 पद्धतियाँ कही जा सकती है। देखिए, निरपेक्ष विश्लेषण जिसमें एक पात्र का विश्लेषण करता है, आत्मविश्लेषण जिसमें पात्र स्वयं अपना विश्लेषण करता है संवादों के माध्यम से, तीसरा है मानसिक ऊहापोह, इसमें चरित्र विश्लेषण। संवाद देखिए क्या ज़रूरी होते हैं संवाद, कि संवाद पात्रों की स्थिति पर प्रकाश डालने वाले होते हैं और इनका चरित्र उद्घाटन करने वाले होते हैं, कथा को विकास या गति प्रदान करते हैं, कहानी के वातावरण एवं प्रभाव की सृष्टि करने वाले होते हैं। संवादों की सफलता के लिए आवश्यक है कि संवाद छोटे, दुरुस्त, सांकेतिक, आकर्षक, चमत्कारपूर्ण और कैसे होने चाहिए, भावानुकूल, पात्रानुकूल और परिस्थिति के अनुसार संवादों को गढ़ना चाहिए किसी भी कथाकार के द्वारा। उसमें लाक्षणिकता और हास्य विनोद भी जरूरी होता है। वातावरण, कहानी में वातावरण चित्रण का लक्ष्य स्थानीय विशेषताओं का समावेश और कथात्मक प्रभाव की सृष्टि रहता है। कहानीकार कहीं प्रकृति के रमणीक चित्र उपस्थित करता है, मतलब वातावरण निर्माण करता है।
तो कई पात्रों की परिस्थिति का बाह्य रूप अंकित कर देता है उस वातावरण को निर्मित करने के लिए। इस प्रकार से कहानी में वातावरण या स्थानीय चित्रण को विशेष महत्व दिया जाता है, मतलब कहानी में प्रभाव डालने के लिए वातावरण का निर्माण किया जाता है। भाषा शैली, मतलब आप देखो कि कहानी सामान्य मानव जीवन की वस्तु है, उसमें बहुत अधिक निकट भी होती है उसके मानव जीवन के, इसलिए कहानी की भाषा शैली सरस, रोचक और स्वाभाविक होनी चाहिए। मतलब संवाद जो है सरस, रोचक और प्रभावी और सहज होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए। वातावरण की अनुभूति का ध्यान रखना तो यहाँ आवश्यक है ही। कहानी की भाषा ऐसी हो जो वस्तु, पात्र और चरित्र तथा कहानी के लक्ष्य को भली भांति से क्या कर सके, भली भांति उसको अभिव्यक्त कर सके, जिससे मूल संवेदना को लेकर के वो कहानी गढ़ी गई है उसको अभिव्यक्त करने में वो भाषा शैली सक्षम होनी चाहिए। इस प्रकार से कहानी के तत्वों के अंतर्गत इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कहानी किस प्रकार से कही गई है, उसकी अभिव्यक्ति शैली या रचना विधान किस प्रकार का है, और इस दृष्टि से कहानी की शैलियाँ भी अलग अलग होती। कैसी होती शैली? जैसे आत्मकथात्मक शैली है, कथात्मक शैली है, संवादात्मक शैली है, पत्रात्मक शैली है, जो भी कहानीकार पसंद करे। डायरी शैली में भी कहानी कही जाती है, और मिश्रित शैली, इन सब में कहानी का निर्माण और अंत में जो होता है उद्देश्य। तो जैसा कि पूर्व में बताया कि बिना उद्देश्य के तो कोई कहानी सफल नहीं कही जा सकती है। तो कहानी का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर अनेक प्रकार से दिया जा सकता है कि आज कहानी एक सजग और एक प्रमुख और एक विशिष्ट विधा है, साहित्यिक विधा है। मनोरंजन ही उसका उद्देश्य नहीं हो सकता है। कहानी जीवन के सत्यों का मार्मिक उद्घाटन करती है, चरित्रों पर प्रकाश डालती है और मानव मन की अनेक प्रकार की जो जटिलताएं हैं उसको प्रस्तुत करती है, उसका विश्लेषण करती है, व्यंग्य द्वारा समस्याओं पर प्रभाव डालती है, प्रकाश डालती है और उसमें जो है शिवत्व को जो है विधान करती है। इस प्रकार से कहानी का उद्देश्य अत्यंत श्रेयकर होता है। अतः मानव चरित्र का विश्लेषण निश्चित रूप से कहानी के उद्देश्य का लक्ष्य स्वीकार किया जा सकता है। मानव चरित्र का विश्लेषण किसी भी सामाजिक जो सरकार का निर्वहन करते हुए कोई भी उद्देश्य को लेकर रची गई कहानी, ये सब हमें ये महत्वपूर्ण कहानी कही जा सकती है। और ये कहानी का एक रचना विधान में ये होना ज़रूरी है और ये उद्देश्य भी होता है। इस प्रकार से आप देखिए कि कहानी का लक्ष्य मानव मन के विश्लेषण द्वारा प्रभाव उत्पन्न करना है। उसके उद्देश्य जिस कहानी में पूरा हो वो उत्कृष्ट कोटि की कहानी कही जा सकती है। मतलब मानव मन का विश्लेषण, जैसा बताया कि सूक्ष्म मानव मन की जो बुद्धियाँ हैं, जटिलताएँ हैं, समस्याएँ हैं, अंतर्द्वंद है, इन सब का बड़ी बारीकी से जो है उस अनुभूति को कथाकार यदि प्रस्तुत करता है तो वो कहानी का उद्देश्य होता है। और यह उद्देश्य जिसे कहानी में पूरा हो, जिस कहानी में होता है, वही कहानी उत्कृष्ट कहानी कही जा सकती है। इस प्रकार से एक सामान्य मैंने बात बताई कहानी के जो तत्वों को लेकर कि किस प्रकार के जो तत्व किसी भी कहानी में होना अत्यंत ज़रूरी होता है, जिसके आधार पर एक अच्छी कहानी का जो है निर्माण किया जा सकता है।